मेरा स्वीट था 361 और वो 360 में थे। बस एक ही दीवार का फासला था हमारे बीच। लॉर्ड नून को लगा अब वो जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए वो अपने परिवार को एक आखिरी खत लिखते हैं। उसके बाद मैं बाथरूम गया और 2 शावर कैप्स लेकर आया और चिट्ठियां उनमें लपेट दी और अपनी पैंट के पीछे के पॉकेट में रख दी, इस उम्मीद में कि अगर मुझे गोली लगी भी तो मेरे खून से ये खराब ना हो, ये मेरे परिवार तक पहुंच जाए। तीन फ्लोर नीचे दारा हुएंग ग्राउंड फ्लोर रेस्टोरेंट में छुपी हुई थी। हम सभी लोग टेबल्स के नीचे छिपे हुए थे। हमें गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। हमें बाहर से फायरिंग की आवाजें आ रही थी। कार्यवाही के करीब 6 घंटे बाद दुनिया भर में ये खबर फैल गई थी कि होटल के एक गुंबद में जबरदस्त आग लग गई है और वो आग अंदर बिल्डिंग में फैल रही थी। मैं पीप होल से देख सकता था, वहां कॉरिडोर में बहुत धुआं फैल गया था। और धुआं अंदर आने लगा था। हम सभी इससे डर रहे थे। तभी लॉर्ड नून को इंग्लैंड से उनके परिवार का फोन आता है, जो टीवी पर वहां का लाइव हाल देखकर घबरा गए थे। और वो अपनी टेलीविजन में देख सकते थे कि बिल्डिंग जल रही है। और मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, टेंशन मत लो, किसी न किसी तरह से हम बच जाएंगे। दारा हुएंग को होटल के रेस्टोरेंट में करीब 6 घंटे हो गए थे। उनके साथ ही गेस्ट इंटरनेट पर न्यूज रिपोर्ट्स सर्च कर रहे थे। हम न्यूज देखने लगे, ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है। मुझे याद है कहीं हमने पढ़ा कि वो रेस्टोरेंट में बम से हमला कर रहे हैं, इसलिए हम भी चुपचाप वहीं छिपे रहे। एक आदमी ने मुझे अपना फोन दिया ताकि मैं अपने घर वालों से बात कर सकूं, गुड बाय कह सकूं, क्योंकि मुझे सच में लगा था कि उस रात मैं मरने वाली थी। दारा फोन काट देती है, ये सोचकर कि घर वाले और परेशान होंगे। हम अपनी बालकनी से देख सकते थे बॉडीज को बाहर लाया जा रहा था और पुलिस अंदर आ रही थी। वो दिल दहला देने वाला भयंकर मंजर था। हमने भी इशारा किया और फिर एक फायर ऑफिसर की नजर हम पर पड़ी और हमने कहा, ऊपर आ जाओ। जब थोड़ी देर के लिए गोलीबारी थमी तो फायर ब्रिगेड ने 3rd फ्लोर तक प्लेटफॉर्म उठाया और लॉर्ड नून के साथ बाकी मेहमानों को भी बचाया। और जैसे ही हम नीचे उतरे, हमारी तरफ गोलियां चलने लगी और हमारे आसपास गोलियां बिखरी थी और हम भागने लगे। और वो था हमारा सबसे लकी एस्केप। आतंकवादी होटल के अंदर ही थे और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज ने मेहमानों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। हमें जल्द से जल्द वहां से भागना था। हमने बाहर आकर देखा, वहां हर कोने पर पुलिस वाले तैनात थे और उन सब की उंगलियां ट्रिगर पर थी। हालांकि वो भी थोड़ा डरे डरे लग रहे थे।
दारा हुएंग तो बचकर बाहर निकल गई, पर अभी भी कई 100 मेहमान होटल के अंदर फंसे हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा उन्हें बचाए जाने की प्रक्रिया को पूरी दुनिया की मीडिया कवर कर रही थी। यहाँ पर सभी छुप रहे हैं। कम से कम 2 जर्नलिस्ट अब तक घायल हो चुके हैं। अभी आपने सुना, होटल के बाहर से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। 28 नवंबर सुबह 11 बजे तक ट्राइडेंट ओबरॉय होटल की कार्यवाही पूरी हो चुकी थी। रुद्रानी देवी को बचा लिया गया था, पर 35 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिनमें 2 आतंकवादी भी शामिल थे। उसी दिन कुछ देर बाद जुश सेंटर नरीमन हाउस में घुसे 2 आतंकवादियों को भी एनएसजी कमांडोज ने ढेर कर दिया। और इसके दूसरे दिन ताजमहल होटल की भी कार्यवाही आखिरकार पूरी हुई। वहां के सभी 4 आतंकवादी मारे गए। कई जगहों पर हुए ये हमले करीब 60 घंटों तक चले। 166 मासूमों ने अपनी जानें गंवाईं, जिनमें से 18 भारतीय सुरक्षा सेवाओं में से थे। मुंबई को एक गहरा झटका लगा था। पूरा भारत ये जानना चाहता था कि कैसे आतंकवादियों ने देश के सबसे बड़े शहर में ऐसे खतरनाक हमलों को अंजाम दिया, वो भी बिना किसी चेतावनी के। अब हम उन घटनाओं पर नजर डालेंगे जिनकी वजह से 26 नवंबर 2008 की घटना हुई, और जाएंगे तहकीकात की तह तक और सामने लाएंगे इन कार्यवाहियों के पीछे का सच, जिसने 3 दिनों तक पूरी दुनिया को बांध कर रखा और कैसे कुछ खास चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। पहले हमले के कुछ ही घंटों बाद पुलिस के पास नरसंहार करने वालों के नाम आ चुके थे। 27 नवंबर रात 1:30 बजे 2 आतंकवादियों को रोड ब्लॉक पर गोलियां लगती हैं। उनमें से एक मारा जाता है और दूसरा 21 वर्षीय अजमल कसाब एक पुलिस वाले की जान लेता है, पर उसे जिंदा पकड़ लिया जाता है। हमारे को पहले मालूम होना जरूरी था ना। नहीं, इसके पहले किधर किया है? किधर मैंने किया। बाकी 3 कार्यवाहियां अभी भी चल रही थीं, और यहाँ कसाब ने कबूल किया कि वो पाकिस्तानी इस्लामी आतंकी गुट लश्कर तैयबा का सदस्य है। ये वही गुट था जिसने जुलाई 2006 में मुंबई की अलग अलग जगहों पर ट्रेन धमाके किए थे, जिनमें 200 मासूम यात्रियों ने अपनी जानें गंवाई। कसाब ने अपने बाकी 9 आतंकी साथियों के नाम बताए जो इस क्रूर अभियान पर उसके साथ थे। उसने ये भी बताया कि उन्हें पाकिस्तान में बने अलग अलग कैंप्स में एक कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई गई। उन्हें खास तौर पर सिर्फ इसी मिशन के लिए तैयार किया गया था। तो सभी के लिए है, सभी के लिए ये है, रेल स्टेशन को जाना है। रेल स्टेशन को जाना है, बिल्कुल, ठीक है ना? एलईटी ने उन सभी 10 आतंकियों को मुंबई में बचने के सभी पैंतरे सिखाए। उन्हें भारतीय लहजे में हिंदी बोलना सिखाया ताकि कोई ये पता न लगा सके कि वो पाकिस्तानी है। घर का पता नहीं कहाँ, चबाड़ घर का पता है कहाँ है, जहाँ घर का पता है कहाँ है, जूस सेंटर का पता है कहाँ है, जूस सेंटर पता है कहाँ है। ठीक है। कसाब ने ये भी बताया कि वो और उसके साथी पाकिस्तान से भारत समंदर के रास्ते एक अगवा किए गए भारतीय मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर से आए। मुंबई के आसपास की कई 100 किलोमीटर की आरक्षित तटरेखा और बड़ी तादाद में मछली पकड़ने की नावों के पानी में रहने की वजह से आतंकियों को पता था सुरक्षा कर्मियों द्वारा पकड़े जाने की बहुत कम संभावनाएं हैं। रात 8:30 बजे अंधेरा होने पर वो पहुंचे बधवार पार्क, जो मछुआरों की बस्ती है, और वो जल्द ही मुंबई की जिंदगी में घुल मिल गए। सभी आतंकवादी पैदल या टैक्सी की मदद से बिना रोक टोक के अपने अपने टारगेट पर पहुंच जाते हैं। फिर अचानक हमले के साथ उन्होंने अपने मकसद को अंजाम दिया।
वपाला बालचंद्रन का करियर उन्हें इंडियन पुलिस एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज के सबसे उच्च स्थानों पर ले जाता है। उन्हें सिक्योरिटी सर्विसेज द्वारा हमलों के जवाबी कार्यवाही की तहकीकात करने का जिम्मा सौंपा गया। बालचंद्रन ये जानना चाहते थे कि क्या हमले से पहले कोई भी खुफिया जानकारी मिली थी और उन्हें पता चला इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को लश्कर तैयबा की चेतावनियां मिली थी। इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट से साफ तौर पर ये बातें सामने आ रही थी बार बार, यही कि लश्कर तैयबा समुद्री स्क्वाड की ट्रेनिंग दे रहा है। वो समंदर से हमला कर सकते हैं, वो सीधे तौर पर हमला कर सकते हैं और एक नहीं कई हमलों की चेतावनी थी। वपाला बालचंद्रन ये जानना चाहते थे कि अथॉरिटीज ने हमलों से 2 साल पहले मिली खबरों के बाद क्या कदम उठाए, जिनमें एलईटी के समंदर के रास्ते से हमला करने की बात कही गई थी। इंटेलिजेंस की तरफ से लगातार चेतावनियां मिलने के बाद भी, जो 2006 से मिल रही थी कि वो लोग समुद्र के रास्ते से भी हमला कर सकते हैं, फिर भी समुद्री तटों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया गया। हमले के करीब 3 महीने पहले इंटेलिजेंस ने मुंबई के कुछ मुख्य वेस्टर्न टारगेट्स के नाम बताए, जिनमें ताजमहल होटल, ट्राइडेंट ओबरॉय होटल और कैफे लियोपोल्ड भी थे। इंटेलिजेंस ने बाद में ये भी कहा कि ये हमले बॉम्ब ब्लास्ट के रूप में नहीं होंगे, बल्कि इन्हें गनमैन अंजाम देंगे जो अंदर रहकर लड़ेंगे। ऐसी सूचनाएं आ रही थी, पर इन लोगों ने इन सब को एक साथ जोड़कर एक खाका तैयार नहीं किया था। ये हो सकता है कि ऐसे आए और हम उन्हें इस तरह जवाब देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो बड़े ताज्जुब की बात है। बालचंद्रन को ये भी पता चला कि अथॉरिटीज ने किसी भी तरह की सुरक्षा योजनाएं नहीं बनाई। जब लोकल पुलिस के पास ये खबर पहुंचती है तो वो अस्थायी रूप से अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाते हैं और जिन टारगेट्स की खबर मिली थी उन्हें अपनी सुरक्षा बढ़ाने को कहते हैं, जिसमें शामिल था कई एंट्रेंसेस को बंद करवाना, मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल और सुरक्षा कर्मियों की तादाद बढ़ाना। होटल्स में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए, पर एक लग्जरी होटल की दिनचर्या के साथ उनका तालमेल ठीक नहीं बैठा। हमलों के ठीक 1 हफ्ते पहले अतिरिक्त सुरक्षा हटा दी गई। तब कुछ इस तरह का माहौल था जिसमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और सिक्योरिटी की बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुरक्षा को कम करने की कोशिश की। 26 नवंबर रात 9:20 2 आतंकवादी ट्राइडेंट ओबरॉय होटल की तरफ बढ़ते हैं। वो अपनी मशीन गन से ओपन फायर करते हुए जा रहे थे, जिससे कांच के दरवाजे चकनाचूर होते हैं और वो लॉबी में घुस जाते हैं। होटल में अंदर जाते हुए उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। वो टिफिन रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं, जिसमें रुद्रानी देवी घायल होती हैं और उनके फ्रेंड्स मारे जाते हैं। वहां के चीफ सिक्योरिटी मैन ने बेहतरीन काम किया, पर वो उस हालात से नहीं निपट सकते थे। करीब 20 मिनट बाद ताजमहल होटल में चश्मदीदों ने 2 आतंकवादियों को बड़े भारी बैकपैक्स के साथ मेहमानों के रूप में अंदर आते देखा। ये वही पल था जब लॉर्ड नून अपने कमरे में जा रहे थे और दारा हुएंग कैफे लियोपोल्ड के उस भयानक मंजर से बचकर यहाँ आई थी, जहाँ 11 लोगों की मौत हुई और 28 घायल हुए थे। आतंकियों ने अपने बैग से बंदूकें निकाली और वो बिना सोचे समझे फायरिंग करने लगे। ठीक 15 मिनट बाद कैफे लियोपोल्ड में हमला करने वाले 2 आतंकी भी वहां पहुंच जाते हैं और अपने साथी आतंकियों की गोलियों से बाल बाल बचते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था जब शहर में एक साथ इतने कमांडो स्टाइल आत्मघाती हमले हुए थे। आतंकियों के 5 जोड़ों ने, यानी सिर्फ 10 आदमियों ने भारत के सबसे बड़े शहर में दहशत फैला दी थी। बालचंद्रन को पता चला कि शहर की पुलिस हथियारों से लैस उन आतंकियों के सामने बेबस थी। ज्यादातर पुलिसकर्मियों के पास हथियार के नाम पर सिर्फ एक लाठी थी, जो बैम्बू से बनी होती